जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अलीम ख़ान साहब और पार्क व्यू को लेकर गरज बरस रहे थे, रो रहे थे कि पार्क व्यू क्यों बनी दरियाए रावी के किनारे। लेकिन जब रूडा की वेबसाइट पे गए तो चारों तबक रोशन हो गए। इतनी हाउसिंग सोसाइटियाँ कानूनी और गैर कानूनी कि अल्लाह की पनाह। ज़ालिमों ने दरियाए रावी ख़त्म ही कर देना था। ये तो दरियाए रावी की किस्मत जागी, पीछे से पानी आया, वरना दरियाए रावी ने मिट जाना था, ख़त्म हो जाना था। लोगों ने बताना था कि ये जो बारीक सी लाइन है ये दरियाए रावी है, ये जो पुल है ये दरियाए रावी पर होता था। ऐसे हालात हैं। अगर रूडा की वेबसाइट पर आप जाएं, आपको मैं अभी बताता हूं कि कौन कौन सी सोसाइटी और कौन कौन सा मैं आपको सोसाइटियों के नाम बताऊंगा, आपने खुद देखना है कि ये किसकी है। और यकीन करें, ऊपर जाकर ये सारे एक हो जाते हैं, सब के सब एक हो जाते हैं सारे। ये इलीट क्लास, इलीट कैप्चर है इस मुल्क में। अपोजिशन हो, हुकूमत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कोई और हो, सारे के सारे एक हैं। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। ये सभी के सभी पैसे और दौलत और वो क्या उसको कहते हैं, रियल स्टेट माफिया हो, शुगर माफिया हो, निजी बिजली घर माफिया हो, आटा गंदम माफिया हो, तंबाकू माफिया हो, ये सारे के सारे माफियाज ऊपर जाके एक हो जाते हैं। चंद खानदान है, चंद 100 खानदान है। तो रूडा की वेबसाइट अभी आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त दरियाए रावी को घेरे हुए थी, बल्कि दरियाए रावी ख़त्म करने के चक्कर में थी। सिंध में सुपर फ्लड का ख़तरा है जी, और ज़ाहिर गरीबों ने बह जाना है, गरीबों की बस्तियों ने, गरीबों के घरों ने। एक तो गरीबों ने भी वहाँ बस्तियाँ बसाई हुई हैं जहाँ जहाँ से पानी से गुजरना है, और दूसरा ज़ाहिर है ना हुकूमत कोई ख्याल करती, ना हुकूमत होती, ना हुकूमती रिट होती है। तो सिंध को सुपर फ्लड से ख़तरा है। बारिशें बरस रही हैं, इस्लामाबाद में सख्त बारिश हो रही है, लाहौर में काले बादल हैं, और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बारिशें हो रही हैं। और उधर से जो है भारत वो रेले पे रेला छोड़ रहा है। और जो इसके बाद अगला मरहला आना है वो इससे भी ख़तरनाक है। ये जो फ्लड या सैलाब से अगला मरहला है ना, वो है महंगाई का तूफ़ान। किसान तो, पंजाब का किसान तो उसकी तो कमर टूट गई है। चंद ज़िलों को छोड़कर बाकी सारा तबाह बर्बाद हो गया है सब कुछ। फसलें तबाह बर्बाद हो गई, तो ज़राअत रुल गई, किसान रुल गया, फसलें ख़त्म हो गई। तो अगला जो है ना, महंगाई का तूफ़ान और बीमारियों का तूफ़ान। और इस बार हमें बैरूनी मुल्क इमदाद भी कोई नहीं मिलनी, क्योंकि हमारे जो लक्षण हैं, हमारे जो हाल हैं, हम जो हमारा काम करने वाला है वो हम जब करेंगे नहीं तो बाहर से पैसे कैसे मिलेंगे। तो इस पे भी बात करते हैं। लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले चंद छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ सियालकोट वाले, हरियाणा डार की सीट वाले, वो फरमा रहे हैं कि सियालकोट शहर आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है। ख्वाजा साहब मुबारक हो आपको, 7वीं 8वीं मरतबा आप MNA बने हैं सियालकोट से, और पानी में डूबा हुआ है तो आप अभी तक पानी से बाहर हैं, ये आपकी हिम्मत है। करप्शन की हद हो गई, सारी सड़कें बह गई, ये भी ख्वाजा साहब ने पहले फरमाया था। ज़ाहिर है करप्शन ख्वाजा साहब किसी और मुल्क ने, बाबा बाइडन या ट्रंप साहब ने रोकनी थी, और ये नाकस सड़कें भी अमेरिका बना गया आपका, तो इसमें कसूर ही कोई नहीं है। सड़कों की तबाही अकरबा परवरी करप्शन की वजह से हुई, ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब चीन में कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ 1 पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ 1 पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब कहाँ कह रहे हैं? चीन में। हालांकि मोहम्मद मालिक साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं, साफ़ी, उन्होंने वो ख़बर दे रहे थे कि पिछले 2 सालों में तरक्याती फ़ंड्स में 2000 अरब की मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए हैं, और 500 अरब की रिकवरी के लिए फ़रिश्ते तैयार हैं। और ऊपर से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं एक धेले दी करप्शन नहीं, शुरू से कहे जा रहे हैं एक धेले दी करप्शन नहीं, एक धेले दी करप्शन नहीं। एवन फील्ड बन गया, उसके बाद अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, पता नहीं हुदैबिया, TT स्कैंडल, एक धेले की करप्शन नहीं। गंदम स्कैंडल आया, शहबाज शरीफ साहब PDM 1 PDM 2 निगरान सारा, वो भी शहबाज शरीफ साहब को करप्शन नहीं लगती। चीनी स्कैंडल आया, गंदम चीनी स्कैंडल, तो इतना 2 ख़तरनाक स्कैंडल थे कि अगर किसी महज़ब दुनिया में ये स्कैंडल आते, जिस तरह ये
सामने सारी चीज़ें आई तो हुकूमतें फारग हो जाती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब धड़ल्ले से कह रहे हैं कि एक मेरी हुकूमत पर एक पैसे का करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि सड़कों की तबाही अकरबा परवी और करप्शन की वजह से हुई। हुकूमत कॉलेज का एक एक कमरा 1-1 करोड़ में बना रही है। अब हुकूमत कौन सी है जी? सियालकोट में किसकी हुकूमत है? मरीम नवाज साहबा की। तो ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं कि हुकूमत कॉलेज का एक एक कमरा 1-1 करोड़ में बना रही है। माशाल्लाह जी, मरीम साहबा को फ़ोन करें। सियासतदान कौमी मामलात पर यकजहती नहीं कायम कर पाते। जो बड़े डैम बने आमरों के दौर में बने। जो कुछ भी हुआ है मेरे भाई, आमरों ने किया है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया सियासतदानों ने। उसके बाद आपने एक आइन बनाया सियासतदानों ने, एटमी प्रोग्राम बनाया सियासतदानों ने। गो के एटमी प्रोग्राम के बाद ज़िया उल हक साहब ने उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, लेकिन जो आपने आइन बनाया था उसका हुलिया भी आमरों से ज़्यादा आपने बिगाड़ा है सियासतदानों ने। और जो सियासतदानों ने पाकिस्तान बनाया था उसको तोड़ने में भी सियासतदानों का बड़ा हाथ है, या खान साहब के समेत। और जो मार्शल लॉ लगे उसमें भी सियासतदानों का बराबर का हाथ है। आप देख लें कि अयूब खान मार्शल लॉ में कौन साथ थे अयूब खान साहब के साथ, ज़िया उल हक के मार्शल लॉ में कौन साथ थे ज़िया उल हक के साथ, याहिया के साथ कौन लोग थे, याहिया के साथ कौन शिकार खेल रहा था लाड़काने में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ कौन से सियासतदान थे। तो आप शामिल हैं जी। और आमरों ने, लेकिन सिर्फ बाकी छोड़ दें परवेज़ मुशर्रफ, बेस्ट बल्दियाती निज़ाम परवेज़ मुशर्रफ ने दिया। नादरा, ओगरा, नेपरा परवेज़ मुशर्रफ। उसके अलावा ये जो क्या उसको कहते हैं, कौमी असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तें परवेज़ मुशर्रफ। उसके अलावा जो जितने डैम बने अयूब खान। आपने क्या किया? यही बातें जो आप कर रहे हैं। अच्छा, मौजूदा सैलाबी बुरान सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि अवामी गलतियों और कब्ज़ा माफिया का नतीजा है। मेहरबानी ख्वाजा साहब। और कब्ज़ा माफिया कौन है ये भी तो नज़र दोहराए ना। अभी तो आपने कब्ज़ा किया हुआ एक PTI के मैंडेट पर, ये तो खैर बड़ा कब्ज़ा माफिया है, लेकिन कब्ज़ा माफिया कौन है? आपके इर्द गिर्द ही है। आप अगर उसमें शामिल नहीं है तो आपकी खुश नसीबी है, वरना इल्ज़ामात तो बहुत लगते हैं। आलमी बिरादरी से भीख मांगने से पहले अपने अमाल दुरुस्त कर लें, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने अमाल दुरुस्त करने को ही नहीं और अब आलमी बिरादरी ने आपको भीख देनी नहीं है। मजबूत बदलती निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। जी आते हैं, कोई कहीं मोज़म्बिक या सूडान से लोग आएंगे, आपको मजबूत बलदियाती निज़ाम बना कर दे देंगे, फ़िक्र ना करें ख्वाजा साहब। अच्छा, आगे सुन लीजिए दो मौज़ूआत पर जाने से पहले कि गुजरात में इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर सलाम मुतासरीन को खाने पीने की अशिया देने पर पाबंदी आयद कर दी है गुजरात की इंतज़ामिया ने। उन्होंने कहा इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर सलाम मुतासरीन को खाने पीने की चीज़ें आप नहीं दे सकते। और मुबैना तौर पर सुना जा रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई फैमिली की तरफ से सैलाब ज़दगान में खाने पीने की अशिया की तकसीम की वीडियो वायरल हुई तो इंतज़ामिया हरकत में आई। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ लाई जो PTI के हैं, जो हुकूमत मुखालिफ हैं, वो किस तरह सैलाब ज़दगान को खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं ना। अब पहले चीज़ें लाएं लोग, फिर इंतज़ामिया से रब्ता करें, उनसे इजाज़त लें और फिर उनमें तकसीम करें। खुदा का खौफ करें, कहाँ कहाँ लाशों पे सियासत करते हैं। अगला सुन लें, ये वीडियो क्लिप में साथ साथ ये भी सुनते जाइएगा। ये पहला वीडियो क्लिप है कि हम 2000 घरानों के लिए खाना तैयार करके कसूर के नवा इलाकों में पहुँचे तो पता चला मरीम नवाज़ का दौरा है। हमें खाना तकसीम नहीं करने दिया गया। सैलाब ज़दगान भूख से नडाल हैं, खाना ख़राब होने का खदशा है, हम खाना नहीं पहुंचा पा रहे। ये सुनिए ये क्या कह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे पहुंचे सामान लेके, तो इन लोगों ने हमें लोगों तक सामान पहुंचाने से जो है वो रोक दिया। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है, आपने हमें सामान क्यों नहीं देने दे रहे, तो उन्होंने कहा कि हमें पीछे से ऑर्डर है कि जब तक यहाँ तो आप इसके ऊपर मरियम की तस्वीर लगाएं तो फिर हम आपको देने देंगे, तो जिसकी वजह से हम सामान मजबूरन वापस लेते हैं। आपने मरियम की तस्वीर क्यों नहीं लगी? लगा लेते तस्वीर। देखिए ये लोग जो है पता नहीं क्या चाहते हैं, इनको इन हालात में भी अपनी सियासत और इस तरह की झूठी मकारियों में पड़े हुए हैं। तो लोगों को हेल्प की जरूरत है और ये अब भी जो है ना वो इस तरह की गलीज किस्म की सियासत है। हम सामान देने गए थे, वहाँ पे पीरा फोर्स आ गई। उसके बाद पीरा फोर्स ने हमें सामान नहीं देने दिया। उसके बाद वहाँ से उसके बाद बात करवाई उन्होंने किसी से, उसके बाद उसने भी मना कर दिया कि सामान बिल्कुल भी नहीं देना आपने, अगर देना भी है तो मरियम नवाज की तस्वीर वगैरह लगा के दें इसके ऊपर। ये आप हल्के बात कर रहे हैं जी, कसम उठा सकते हैं? एक कसम भी उठा सकते हैं। कसम जब वहाँ पहुँच गए तो ये पुलिस वाले आ गए, कह रहे थे कि यहाँ आप लोग सामान नहीं इस तरह तकसीम कर सकते हैं, या तो आप लोग मरियम नवाज को तस्वीर लगा के फिर तकसीम करोगे। इस तरह मुझे हम लोगों को तकसीम नहीं होने दे रहे थे। वापस जा रहा है और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे अभी इस वक्त आपके सामने हैं कि मायूस होकर वो बेचारे चले गए। सैलाब ज़दगान थे, सारे थे,
तो अब नाज़रीन किराम वो बेचारे मायूस हो चुके हैं। अब आप देखें, ये भी सैलाब ज़दगान में होता है, 28-28 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या। ये सैलाब ज़दगान को देखने थोड़ी आते, ये तो उनकी मुश्किलात बढ़ाने आते हैं। एक वो वीडियो क्लिप भी वायरल हो चुका है जिसमें एक आदमी भीगता भागता भागा गाड़ी में आया, वज़ीर से सलाम लेने की कोशिश की, वो उतरा, वो एक छतरी पीछे उसने नज़रअंदाज कर दिया। भाई क्या गरीब आदमी से सलाम लेना। ये सुन लीजिए एक मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं। सुबह से तो 2000 घरानों के लिए खाना तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह तैयार रास्ते के अंदर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग खवातीन भी हैं और जो डोनर्स हज़रात हैं वो भी साथ हैं। तो इन्होंने टाइम दिया हुआ था, गंदा सिंग, धूप सड़ी और छांट और इसके अलावा मुख्तलिफ देहातों में आज डिलीवर होना था खाना। लेकिन आज पता चला कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म पंजाब यहाँ तशरीफ ला रही हैं, तो वो लोग इस वक्त भूख से निडाल हैं। जिनके पास हमने एक वक्त का खाना लेकर जाना था, हम उनको खाना भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म से और जितने भी वज़रा या वीआईपी लोग आते हैं, आए, जरूर आए, आपका हक है, विजिट करें, लेकिन सादगी से आए। ये जो प्रोटोकॉल है ये आम दिनों की बात है। सैलाब के अंदर इस प्रोटोकॉल के साथ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के अंदर बेपनाह इजाफा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी दूर तक जो है ना लोगों की कतारें रुकी हुई हैं और लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो इस हवाले से ये जो है ना मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम सैलाब ज़दगान के लिए चीज़ें लेके आए थे। ये मौलाना साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं हम सैलाब ज़दगान के लिए चीज़ें लेकर आए थे। कहा गया कि इनके ऊपर मरियम नवाज़ की जब तक तस्वीर नहीं लगती तब तक तकसीम नहीं कर पाते। एक तरफ इंतज़ामिया कहती हमसे इजाज़त लो तो तब सैलाब ज़दगान को चीज़ें दो, दूसरी तरफ खाना तकसीम नहीं करने दिया गया 2000 बंदों का क्योंकि मरियम नवाज़ साहबा का प्रोटोकॉल था। तीसरी तरफ मरियम नवाज़ साहबा की तस्वीर जिस पे राशन बैग या जिस चीज़ पे नहीं होगी वो तकसीम नहीं हो पाएगा। ये पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये सैलाब ज़दगान की मदद है और ये है इनकी अवामी तरजीह। क्या बंदा कहे क्या ना कहे। खैर अवामी तरजीह की बात है तो रूडा की तरजीह पर आ जाते हैं। वो भी उन्होंने भी आवाम को बड़ा रखा हुआ है। अच्छा, रूडा की वेबसाइट पर आप जाएं तो हाउसिंग स्कीम्स जो जिनकी आर्जी मनसूबाबंदी की इजाज़त है, मंजूर शुदा जो हाउसिंग स्कीम्स हैं रूडा की वेबसाइट पर दरियाए रावी के इर्द गिर्द किंगडम वैली फ़ेज़ 1 है 5808 कनाल की। ग्रैंड रेजिडेंशिया हाउसिंग स्कीम है और ये 100 कनाल की। और इसके अलावा न्यू मेट्रो सिटी रावी है और ये भी 4840 कनाल की। एमरल्ड बे फ़ेज़ 1 ये 13,997 कनाल की। और एमरल्ड बे एक्सटेंशन ये भी 3513 कनाल की। न्यू सिटी पैराडाइज फ़ेज़ 1 और ग्रैंड सिटी इंटरनेशनल, एमरल्ड फ़ेज़ 2 और इसके अलावा एमरल्ड फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन, इसके अलावा लाहौर मेडो सिटी, गौसिया कॉलोनी, एमरल्ड फ़ेज़ 1 एक्सटेंशन। कमार है, एमरल्ड ने तो पूरा दरियाए रावी लेफ़्ट राइट ख़त्म कर दिया। एमरल्ड फ़ेज़ 4, अच्छा आगे एमरल्ड फ़ेज़ 3, क्या क्या सारे हैं ही एमरल्ड। तो ये जो है ग्रैंड सिटी इंटरनेशनल, ग्रीन लैंड रेजिडेंशिया, और राजिक गार्डन, और रहमान गार्डनिंग, रिवर एज हाउसिंग स्कीम और पार्क व्यू सिटी लाहौर। हम एक पार्क व्यू को रो रहे थे अलीम खान साहब को और कि उन्होंने क्या रावी के ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बना दी। ये देखें, ये सारी वो सोसाइटियाँ जो रूडा की वेबसाइट पर मौजूद हैं और जो मंजूर शुदा हैं, जिनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हो सकती है। अब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ ले लीजिए, ये गैर कानूनी इस वजह से हैं कि अभी तक इनको रूडा ने अप्रूवल नहीं दी। अलगनी हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 3, और रहीम गार्डन फ़ेज़ 5, गुलशन मरियम ब्लॉक, हुसैन ब्लॉक, अलजन्नत स्टेट, गुलशन चुंग, बरकत कॉलोनी, नूर हाउसिंग, मदीना कॉलोनी, अशमास ब्लॉक, अली स्टेट, एयर डेवलपर्स, अल वहाब हाउसिंग सोसाइटी, मंजूर गार्डन, पैराडाइज, गैरिजन गार्डन फ़ेज़, निगबान होम्स, अहमद ब्लॉक, हसन ब्लॉक, मियाँ LSD
रियल स्टेट एंड बिल्डर्स पता नहीं, बिस्मिल्लाह हाउसिंग गार्डन, मंजूर गार्डन, गुलशन हैदर थीम पार्क, अजीम गार्डन, मतीन स्टेट, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, उस्मान स्टेट, मोहम्मद अली और अल मंजूर गार्डन, अल हक गार्डन, ड्रीम होम्स, मियाँ स्टेट, हसनैन सिटी हाउसिंग स्कीम, शेर रब्बानी कॉलोनी, उस्मानिया कॉलोनी, किंग्स लेन हाउसिंग स्कीम, अल मुस्तफ़ा गार्डन, स्मार्ट होम्स, थीम व्यू पार्क फेज़ 7, थीम पार्क व्यू, बाबू साबू, अल हजवेरी थीम पार्क सोसाइटी फेज़ 8, न्यू गुलशन रावी पार्क, अल नूर होम्स, नज़ीर वल सरदार अली LSD पता नहीं। तो ये है वो है, रूडा की वेबसाइट पर आप जाएं, इन मेरी लिस्टों को छोड़ दें, रूडा लिखें वेबसाइट पे, उस पर जाएं, जो कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो देख लें, जो अभी उन्होंने मंजूर नहीं की लेकिन उनके नाम भी लिखे हुए मतलब वो भी मौजूद हैं। और हम रो रहे थे कि पार्क व्यू बन गई, पार्क व्यू ने तबाह कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ये सारे। और अच्छा ये तो एक रावी है ना, चनाब को शुरू से एंड तक चनाब पे सफ़र कर लें, वहाँ बस्तियाँ, मौज़े, हाउसिंग, बड़े बड़े घर वो मिलेंगे आपको। इसी तरह सतलज देख लें, इसी तरह रावी ये आप देख चुके हैं, इसी तरह बाकी सारे दरिया देख लें, इसी तरह वो सवात वाला दरिया देख लें, सब के सब जहाँ जहाँ से पानी आना था वहाँ घर बना के, वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के बैठे हैं। अब बताएं, रूडा की कोई ज़रूरत थी? रूडा बनना चाहिए था? आप दरख्त काट देंगे, आप जरी ज़मीनें ख़त्म कर देंगे, ऊपर कंक्रीट लगा देंगे, ख़त्म कर देंगे, यानी कोई पॉलिसी कोई। और फिर ये वो लोग हैं जो इमरान खान के रूडा पर इतराज़ करते थे कि इमरान खान का रूडा गलत है, और आप कहते हैं अब साडा रूडा ठीक है। पता नहीं। तो ये रूडा की आप वेबसाइट पे जाएं, आप देखें, आपको सारे बड़े बड़े नाम, कोई फ्रंटमैन है, कोई किसी पार्टी का फंडिंग करने वाला है, कोई किसी पार्टी को पैसा दे चुका है। ज़ाहिर इतने पैसे ये फेंकते हैं, 4 कमर्शियल प्लाट है ना, एक चलो ब्लॉक है पूरा, एक ब्लॉक वो फेंकते हैं, बाकी सारे उन्होंने गरीबों से लेने होते हैं। जो लाख रुपए का मरला है, ज़्यादा पैसे दिए, 1.5 लाख का कर दिया, उनके पैसे पूरे ऊपर इतने पैसे फेंकते हैं कि बंदा हुकूमतों की हुकूमतें ख़रीद लेते हैं। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग चाहिए और ऐसे लोग चाहिए। तो ये रावी का हाल है सिर्फ। और अभी तक ये कह रहे हैं कि रावी ने ये क्यों किया, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी ज़्यादा सैलाब रावी में नहीं आया, नीचे पानी चला गया है, लेकिन अब पानी आता रहेगा रावी में। तो अब आप खौफ खुदा करें कुछ। सिंध में जैसा मैं कह रहा था कि सुपर फ्लड का ख़तरा है, चनाब सतलज बदस्तूर ख़तरनाक हैं, किसान रुल गए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, ज़राअत तबाह हो चुकी है बहुत सारे ज़िलों में। आगे चलकर महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, बीमारियां फैलने वाली हैं, बैरूनी इमदाद ना होने के बराबर है, क्योंकि लोग, जब हम अपने बुनियादी काम नहीं करेंगे, जो हमें दुनिया कहेगी कि हम ये पैसे देते हैं, आप हमें मंसूबे बना कर दें, हम मंसूबे बना कर नहीं देंगे। जब दुनिया कहेगी कि दरियाओं से बस्तियों को हटाएं, हम दरियाओं से बस्तियों को नहीं हटाएंगे, हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं ख़त्म करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि नदी नाले जो बेच दिए हैं वो ख़त्म करें, उनसे आबादियाँ, जब हम वो नहीं करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि पानी के बहाव को मत रोकें, जब हम वो रोकेंगे। जब दुनिया कहेगी कि लुट मार ना करें, करप्शन कमीशन ना खाएं, और हम वो नहीं रुकेंगे। जब दुनिया कहेगी कि ये पहले ये होमवर्क करके लाओ, हम आपको पैसे देंगे, तो हम होमवर्क नहीं करेंगे, तो कोई पागल होगा हमें पैसे देगा। तो हमें पैसे किसी ने नहीं देने जब तक हमने अपना बुनियादी काम नहीं करना। कैसे हो सकता है कि एक बंदे को इमदाद करे और अगले दिन वो देखे कि वो बंदा चिकन कढ़ाइयाँ खा रहा है और बच्चों को बड़े बड़े कपड़े और ब्रांड के कपड़े पहना रहा है और मौजें करवा रहा है, तो अगली मरतबा उसे कौन देगा? तो महंगाई भी आने वाली है, बीमारियां भी होने वाली हैं, और किसान और ज़राअत का जो नुकसान हुआ है किसान का, वो आप पूछें ही ना, वो बेचारे तो बेज़ुबान हैं। और नारोवाल, शक्करगढ़, जफरवाल, सियालकोट, पसरूर, समड़ियाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, वज़ीराबाद, गुजरात, चनियोट और बहुत सारे ज़िले, इसी तरह जीबी में, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में, इसी तरह सिंध में, जो बेसिक ज़राअत की कमर टूट गई है। और अभी बारिशें रुकी नहीं, अभी फ्लड के सिलसिले रुके नहीं, फसलें तबाह हो गई हैं कई ज़िलों में मुकम्मल तौर पर। तो ये आगे चलकर चावलों, गंदम, सब्ज़ियों और सब खाने पीने चीज़ों का एक मसनूई तो नहीं, असली बुरान होगा।
और ऊपर से महंगाई होगी और ऊपर से हमारी आबादी माशाल्लाह 25 करोड़ आबादी में हम फटने के करीब है। तो आने वाले मज़ीद मुश्किल वक्त है और ये भी ज़हनों में रहे, जैसे अभी अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया है और 800 से 1000 लोगों की डेथ की ख़बरें हैं और कई देहातों में घर सारे तबाह बर्बाद हो गए। तो ये कुदरती आफतें, ज़लज़ले, लैंडस्लाइडिंग, बिजलियाँ गिरने का, जैसे अभी खबर दी जा रही थी कि इस्लामाबाद में बादल फटे हैं, बादल नहीं फटे लेकिन बारिशें बहुत हो रही हैं और इस्लामाबाद के मारगला पहाड़ों पर भी बहुत तुग़यानी है ये गाँव में। तो ये अब मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं गैर मामूली तौर पर और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भारत पानी छोड़ता रहेगा, बारिशें बरसती रहेंगी, ज़लज़ले आते रहेंगे, लैंडस्लाइडिंग होती रहेगी, बादल फटते रहेंगे। तो आपने क्या करना है? हमारी इन कुदरती आफतों की जो संगीनी है वो ट्रिपल हो जाती है जब ये जो हमारे पे आफतें मुसल्लत हैं, जब इनकी कारकर्दगी देखते हैं। ये कमीशन खोर, ये रिश्वत खोर, ये जो मुआशरा हमारा बन चुका है और लुट मार वाला हमारा जो मुआशरा बन चुका है, इसमें ये कुदरती आफतें का अज़ाब ट्रिपल हो जाता है। तो आने वाले वक्तों में अगर, मुझे तो नहीं लगता जब तक आप इन हुक्मरानों से आपकी जान नहीं छूटेगी ये चीज़ें हम मैनेजमेंट बेहतर नहीं कर पाएंगे। अब हमने बेहतर मैनेजमेंट करनी है और वो इनके होते हो नहीं सकती। तो अल्लाह ही फजल करने वाला है। आगे आने वाला दौर कुदरती आफतों के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बीमारी के हवाले से, ज़राअत के हवाले से और आम आदमी के हवाले से बहुत मुश्किल दौर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।